चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाइड्रोकार्बन देख रहे थे। आज हम लोग इस हाइड्रोकार्बन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और मे बी हम लोग पॉलीमर भी देख लें आज कुछ पार्ट। तो देखिए हाइड्रोकार्बन में अब नेमिंग कैसे होता है हाइड्रोकार्बन का ये समझना है। हाइड्रोकार्बन का नामकरण, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखिए दो चीज करते हैं हम लोग यहाँ पे नेमिंग में। एक तो होता है प्रेफिक्स और एक होता है सफिक्स। प्रेफिक्स यानी जो नाम के पहले लगेगा और सफिक्स जो नाम के बाद में लगेगा। प्रेफिक्स में जो होता है ना वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर कि नंबर ऑफ कार्बन कितना है। नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर डिपेंड करेगा आपका प्रेफिक्स। किसके ऊपर? नंबर ऑफ कार्बन, या यहीं पर लिख लीजिए कार्बन की संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा कि कार्बन की संख्या जो उसके ऊपर डिपेंड करेगा प्रेफिक्स। और सफिक्स डिपेंड करेगा किसके ऊपर कि हाइड्रोकार्बन कौन सा है। अगर एल्केन है तो आपका सफिक्स में क्या लग जाएगा? एनी। अगर एल्कीन है तो सफिक्स में क्या लगेगा? एनी। और अगर एल्काइन है तो सफिक्स में क्या लग जाएगा? वाई एन ई। यानी हिंदी में लिखना है तो एन, इन और आइन। अब नंबर ऑफ कार्बन पे क्या क्या आएगा तो देखिए। अब नंबर ऑफ कार्बन अगर एक है तो क्या लगेगा? मिथ। मिथ। अगर दो है इथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्योट, पांच है तो पेंट, छह तो हेक्स, सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट, नौ है तो नॉन और 10 है तो टेक्ट। अब हम लोग सबसे पहले एल्केन का नेमिंग देखते हैं, फिर एल्कीन का देखेंगे, फिर एल्काइन का देखेंगे और एक एक करके फिर देखेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन्स हैं, जैसे मीथेन है, इथेन है, एथिलीन है, एसिटिलीन है और इसी में जितने भी फ्यूल हैं उनकी भी हम लोग बात करेंगे इसी साथ ही। फॉर्मूला कराए थे ना कल क्लास में? थे आप? नहीं थे? हाँ, तो रेगुलर नहीं रहिएगा, दिक्कत इस तरह का होगा। कहाँ थे? अच्छा ऑनलाइन कर रहे थे। हाँ, ऑनलाइन में तो समझ में आता है कितना करता है आदमी। ऑनलाइन में करते करते सो गए? नहीं। अच्छा, अरे नहीं नहीं, मतलब मैं, अच्छा मैराथन में थे। हाँ नहीं, हाँ ठीक है। क्या? अच्छा, ठीक है। क्या हुआ सबसे ज्यादा? चलो आगे चलें। अच्छा, कल आप लोगों का लास्ट क्लास होगा, बाकी कल के बाद जो भी छोटे मोटे टॉपिक आ जाएगा ना तो खुद से मैं बता दूंगा क्या क्या टॉपिक है, उसको आप खुद से भी कवर कर सकते हैं, है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं एल्केन का नेमिंग। एल्केन के बारे में देखते हैं। इसी को क्या कहते हैं ये तो पता है आपको, इसी को पैराफिन बोलते हैं। ये कार्बन और कार्बन के बीच कितना बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। और फॉर्मूला क्या होता है इसका? CnH2n+2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ, अगर कार्बन आप 1 रखो, अब यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन आप पुट करिएगा। अगर 1 रखिएगा नंबर ऑफ कार्बन तो क्या नाम, क्या इससे फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? C4। और क्या बोलेंगे इसको? मीथेन। नंबर ऑफ कार्बन 2, C2H6 क्या बनेगा? इथेन। 3 है तो C3H8 क्या बनेगा? प्रोपेन। तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या यही होता है? C4H10 अगर हुआ तो क्या बना? ब्यूटेन। 5 है तो C5H12 पेंटेन। इसके बाद अगर N=6 तो क्या बन जाएगा? C6H14, इसी को बोलेंगे हेक्सेन। N=7 तो C7H16 हेप्टेन। अगर N=8 तो बनेगा C8H18, इसी को बोलते हैं ऑक्टेन। और यही होता है पेट्रोल का सूत्र, जो पेट्रोल होता है ना, उसका सूत्र यही होता है। N=9 तो C9H20, ये बोलते हैं नोनेन। और N=10 तो बस इतना याद रखो, C10H22, इसे बोलते हैं डिकेन। और ये होता है डीजल का सूत्र, है ना। इसलिए कभी भी पूछा जाए पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें मेजर करते हैं? ऑक्टेन संख्या में। और अगर आपसे पूछा जाए कि डीजल की गुणवत्ता किसमें मेजर करते हैं? C10 संख्या में। अब इसमें देखो, इसमें आप नोट में लिख लो, इसमें क्या होता है एल्केन में, इसमें हाइड्रोजन की संख्या जो होती है, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक होती है, होता है ना जी। स्टेटमेंट बना करके लिख देगा तो फिर क्या करिएगा? यहाँ पर ये पता होना चाहिए, इसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक होता है। ठीक है, 2 गुने से 2 ज्यादा होता है। अब हम लोग बात करते हैं एल्कीन और एल्काइन की। फिर एक एक करके देखेंगे मीथेन, इथेन और जैसे एथीन है, एथिलीन है, एसिटिलीन है। जो जो इंपॉर्टेंट है सबके बारे में नहीं पढ़ना है हम लोगों को। जैसे सबसे ज्यादा मीथेन से बनता है सवाल, लगभग 25-30 सवाल मीथेन से बनेगा। क्या क्या सवाल बनेगा देखेंगे। सबसे ज्यादा इसमें मीथेन से ही बनता है। फिर आपका ब्यूटेन प्रोपेन का कहाँ यूज होता है, इथेन का क्या यूज होता है ना। इसमें फिर आता है फंक्शनल ग्रुप, वहां से सवाल बन जाता है फंक्शनल ग्रुप से। नहीं नहीं, उससे अधिक भी होता है, लेकिन जो नॉर्मली मिलता है वो आपका मतलब कुछ यहाँ पर भी आगे बताएंगे कि यहाँ पर कुछ जो है आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, कुछ गैस फॉर्म में मिलेगा, आगे बात करेंगे। ठीक है, वो जो है बहुत कम मिलता है, रेयर एकदम, है ना। नेक्स्ट याद रखिएगा, सर आई हैव ए डाउट। वाह, तने जी बताइए क्या डाउट है? क्या डाउट है बताओ।
ब्लड का पीएच मान बढ़ाइए, मतलब अगर पानी मिलाइएगा तो उसका पीएच मान जो होता है वो आपका घटेगा, मतलब कि और वो एसिडिक होता जाएगा। चीज़ें कुछ कुछ याद रखिए, ब्लड है उसमें थोड़ा अलग रहता है सिस्टम, है ना। चलिए, हर चीज़ गूगल से ही अगर हो जाता तो फिर किताब की क्या जरूरत पड़ती। चलिए हम लोग अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। एल्कीन, इसका सूत्र इसमें पता है आपको, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, जनरल फार्मूला क्या, CnH2n, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना। अब देखिए इसमें आप लोग जैसे n = 1 रखिएगा, n = यहाँ पर 1 होगा ही नहीं, यहाँ पर मिनिमम आपको कितना रखना पड़ेगा, 2। यहाँ पर बन जाएगा आपका क्या, C2H4, इसे क्या बोलते हैं, एथीन, या फिर इसी को एथिलीन भी बोलते हैं, एथिलीन। n = 3 क्या हो जाएगा, C3H6, क्या बोलेंगे इसे, प्रोपीन या प्रोपिलीन। n = 4 तो C4H8, या बोलेंगे ब्यूटीन या ब्यूटिलिन, है ना। n = 5 C5H10, पेंटीन, या फिर इसी को पेंटिलिन भी बोलते हैं। अब बाकी आप लिख लीजिएगा इसके आगे, है ना। यहाँ पर ये चीज लिख लेना, इसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या का दुगुना होता है, हाइड्रोजन की संख्या या हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या भी लिख सकते हो, कार्बन के परमाणुओं की संख्या के दुगुना होता है, कार्बन की संख्या का दुगुना होता है। और इसके बाद तीसरा है एल्काइन, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, और इसमें कार्बन और कार्बन के बीच कितना ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर n = 2 पुट करिए, C2H2, क्या बोलते हैं इसको, इथाइन, या फिर इसी को बोलते हैं एसिटिलीन, है ना। n = 3 C3H4, प्रोपाइन, n = 4 C4H6, है ना, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, इस n = 5 C5H8, पेंटाइन, और इसमें कार्बन की संख्या, इसमें जो हाइड्रोजन की संख्या है, कार्बन की संख्या दोगुनी से 2 कम है ना। इसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दोगुने से 2 कम होता है, कार्बन की संख्या के दोगुने से 2 कम होता है। सर प्रयोग बताइए इसका, बताएंगे सबका प्रयोग बताएंगे, धैर्य रखो, है ना। लिख लिया सभी ने, कोई नहीं, लिख लो। ये पूरब टला किधर, इधर वाला है इधर पश्चिम टला है ये। हाँ, ये वाला कौन, श्रीलंका है इधर, इधर श्रीलंका है, अच्छा। श्रीलंका में पुरुष नहीं रहता है क्या चलो आगे चलते हैं हम लोग लिखो लिखो, दे दो दे दो। क्या हुआ, हाँ अच्छा, आगे चलें, बढ़ाएं, चलो। अब देखिए सबसे पहला यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक एक करके सबकी। तो सबसे पहला है मीथेन, सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक पढ़ेंगे इसके बारे में तो आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है ये। फॉर्मूला है CH4, ये याद रखिएगा, ये एल्केन समूह का पहला सदस्य है, एल्केन समूह का पहला सदस्य है। सारा सवाल बनता है, हर एक पॉइंट आपका सवाल है। यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला सदस्य है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला सदस्य है, क्योंकि एल्केन का पहला यही है ना जी। और एल्केन कैसा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसका स्ट्रक्चर, इसकी संरचना कैसी है, चतुष्फलकीय है, चतुष्फलकीय है यानी टेट्राहेड्रल है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और कैसा कोवैलेंट बॉन्ड होता है बताने की जरूरत नहीं है आपको। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है याद रखिएगा, इसका बॉन्ड एंगल 109.28 डिग्री है। इसका हाइब्रिडाइजेशन याद रखिएगा sp3 होता है। इसे एल्यूमिनियम कार्बाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे एल्यूमिनियम कार्बाइड तथा पानी की अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है, एल्यूमिनियम कार्बाइड तथा पानी की अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। आपको एल्यूमिनियम में भी पढ़ाया था मैंने ये। इसका अभिक्रिया देखिए ऐसे होता है, समझ लो थोड़ा सा। यह Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड, इसके साथ पानी की अभिक्रिया करा दीजिए, इससे बन जाता है आपका मीथेन CH4, और साथ ही साथ बन जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 लगाओ, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 12, ठीक है, आपका बैलेंस हो जाएगा ये, ठीक। फटाफट से इसे लिखिए। और कैल्शियम कार्बाइड के साथ पानी की अभिक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एसिटिलीन। क्या प्राप्त होता है, एसिटिलीन। गैस वेल्डिंग में, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किसका यूज करते हैं, एसिटिलीन का। गुड।
चलो आज सब अपने इंस्टाग्राम आईडी बताओ दोस्तों, काम करिए इनका, ठीक है। जो बता रहे हैं उनका भी करना है साथ साथ, है ना। देखो मतलब जैसे बोला एक लड़की है प्रतिभा, सब अपना इंस्टाग्राम आईडी बताओ, सब बताना शुरू कर दिया। अब उसको पता नहीं कि मेरी पैनी नजर है कमेंट पे, जो बताएगा सबको ब्लॉक करिए एक तरफ से, है ना। मतलब तुम लोगों को क्या लगता है नहीं देखते हैं तुम्हारा कमेंट जी? क्या हुआ? कौन? अरे नहीं नहीं गुस्सा में नहीं, है ना? चलो इन लोगों का देखते हैं पढ़ने के लिए आता है, ये लोग बताओ कि चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। घर बनने ही नहीं देना तो पूछने का तो सवाल नहीं। चलो नेक्स्ट है कि इसे सोडियम एसीटेट तथा सोडा लाइम की अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। कैसे तो देख लो। अभिक्रिया सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COONA प्लस सोडा लाइम है। सोडा लाइम में क्या क्या होता है, एक तो आपका NaOH यानी कास्टिक सोडा, प्लस क्या होता है क्विक लाइम, ये होता है ना। इसकी अभिक्रिया कराइएगा तो इससे बनेगा मीथेन और साथ ही बनेगा Na2CO3 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सोडा एस, क्या बोलते हैं, या फिर इसे कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा वॉशिंग सोडा, है ना। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे कि ये जो है ना धान के खेतों से मीथेन गैस निकलती है। दलदली क्षेत्रों से मीथेन गैस निकलती है, ये सब तो खैर आपको पता होगा। इसे ही मार्स गैस कहते हैं। मार्स गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि मार्सी एरिया दलदली क्षेत्रों से निकलता है ना, इसलिए इसे मार्स गैस कहते हैं, यानी कीचड़ गैस बोलते हैं इसको, क्योंकि ये कीचड़ से निकलती है इसलिए कीचड़ गैस। इसके बाद याद रखिएगा सेप्टिक टैंक होता है ना जहाँ पे मल वगैरह जमा होता है, जो सेप्टिक टैंक से मीथेन गैस निकलती है, अभी आ रहे हैं। इसके बाद याद रखना जानवरों के जुगाली से मीथेन गैस निकलती है, क्योंकि उनके आंत में कौन सा जीवाणु होता है, मीथेनोजन, कौन सा, जो कि उनमें सेलुलोज के पाचन में क्या करता है, मदद करता है ना। अभी और है, देखते हैं। दीमक से निकलता है ये, कहां से, दीमक से। कोयले के खदान में जो विस्फोट होता है मीथेन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया के कारण होता है। और भी कई सारे पॉइंट हैं, हर एक पॉइंट से आपके एग्जाम में सवाल बनता है। बताइए। हो गया। ठीक, अच्छा करते हैं। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं, पढ़ देंगे। नेक्स्ट है, याद रखिएगा दीमक से मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। इसके बाद याद रखिएगा कि बायोगैस में मुख्यतः मीथेन होता है। मीथेन मतलब कि जो आपका इसमें कितना होता है, 75%, है ना। मीथेन को गोबर गैस भी कहते हैं, क्योंकि गोबर गैस संयंत्र से आपका यही निकलता है। और याद रखना जो बायोगैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था, बायोगैस प्लांट का आविष्कार सबसे पहले सीबी देसाई ने किया था। सीबी देसाई, हाँ इसी से पहले चलता था, किया था। इसके बाद याद रखिएगा सीएनजी में मुख्यतः मीथेन पाया जाता है। और जो आपका सीएनजी है, सीएनजी में मीथेन कितना होता है, 83%। इसके बाद याद रखना, अभी आएंगे फ्यूल में तो बताएंगे आपको। नेक्स्ट याद रखिएगा मीथेन को हवा में यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन लिख लीजिए, मीथेन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्या बनता है, पानी। ठीक, मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी यानी वाटर बनता है। कोल माइंस में विस्फोट मीथेन तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया के कारण होता है। यहीं पर मैं लिख दूं क्या, बीच में जगह लिख देता हूं, लिख लेना। कोल माइन में विस्फोट मीथेन तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया के कारण होता है, लिख लेना। इंपॉर्टेंट है कि कोल माइन में कोयले के खदानों में विस्फोट जो है, इसके कारण तो मीथेन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया के कारण। सीएनजी का पूरा मतलब पता है ना आपको, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिख लेना, हालांकि मैं आगे लिखा दूंगा।
चलो मूव करें। नेक्स्ट इसके बाद की मीथेन, याद रखिएगा मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन तथा हवा से हल्की गैस है, यानी वायु से हल्की गैस है, और यह एक ग्रीन हाउस गैस भी है ना। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस भी है। आप जो वन लाइनर आपको दिया गया है ना, जो नोट के बाद, नोट तो रिवाइज करना ही करना है, उसके बाद 4-5 बार वन लाइनर भी पढ़ लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा फिर। बायोलॉजी का दे देंगे, कल शाम तक दे देंगे, बताया ना आपको। अब देखो इसका यूजेस, जितना दिन पहले उसको तो पढ़ो है ना, एक साथ पढ़ोगे क्या कल तक में सब, है ना। यूजेस अब संतुष्टि है ये नहीं एकदम, है ना। देंगे सब, देंगे धीरे धीरे देंगे ना, कल दे देंगे शाम तक में। नहीं तो हमको पता है तुम लोग नहीं समझोगे क्लास से बाहर, हम दे देंगे, कोई नहीं। चलिए पहला याद रखिएगा ईंधन के रूप में, कल मिलेगा समोसा, है ना, कल मिलेगा कल, है ना, याद रखना। हो गया कल खिलाएंगे, क्योंकि कल ही आपका लास्ट क्लास होगा। चलिए वाहन के ईंधन में, वाहन के ईंधन में, और याद रखना खाना पकाने में भी इसका यूज होता है। और खाना पकाने में जो यूज होता है ईंधन, उसको हम लोग बोलते हैं पीएनजी। क्या बोलते हैं उसको? पीएनजी, यानी पाइप्ड नेचुरल गैस। क्या बोलते हैं? पाइप्ड नेचुरल गैस। और देखिए दूसरा, इसका यूज कहां पर होता है? क्लोरोफॉर्म तथा मिथेनॉल के निर्माण में। क्लोरोफॉर्म तथा मिथेनॉल के निर्माण में। और क्लोरोफॉर्म को क्या कहते हैं सर? ट्राइक्लोरोमीथेन, है ना। खूब पूछता है एग्जाम में ये कि किसका क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम क्या है, या ट्राइक्लोरोमीथेन का कॉमन नेम क्या है। तो क्लोरोफॉर्म फार्मूला क्या होता है इसका? CHCl3, ये होता है ना जी। और मिथेनॉल यानी क्या है? CH3। इसे क्या बोलते हैं? कास्ट स्पिरिट, वुड स्पिरिट, वुड नैप्था, देसी शराब, फर्रा, जो भी आपको यही है ना। पौवा, हाँ, है ना। और कई बार पूछा जाता है जो आपका शराब होता है ना, जो इथेनॉल है, इथेनॉल को मतलब नहीं पीने के लिए, क्योंकि कई चीजों में इथेनॉल भी यूज होता है ना, जैसे पेंट वगैरह में यूज होता है, कई मतलब प्रकार के ईंधन में यूज होता है इथेनॉल का। मान लो ऐसे इथेनॉल बिकने लग जाए, है ना, आदमी क्या करेगा? उसको पी लेगा, है ना? इसलिए उसको पीने युक्त नहीं बनाने के लिए उसमें मिथेनॉल मिला देते हैं, क्योंकि ये कैसा होता है, हाँ, कास्ट स्पिरिट है, ताकि क्योंकि ये कैसा होता है, जहरीला होता है। और इसी को पीने से लोग क्या हो जाते हैं? अंधे, मर भी जाते हैं। चलिए, क्या प्यास लग गया तुमको? क्या हुआ? नहीं, अगर ये देसी शराब पिएगा तो मजा, मतलब जहरीला होता है, अंधा वगैरह हो जाता है ना। नेक्स्ट इसके बाद थर्ड है, अच्छा नहीं हुआ, लिख लो नहीं हुआ। हो गया, लिख लिया सभी ने? चलो थर्ड है, मीथेन को 100 डिग्री सेल्सियस पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, या 373 केल्विन पर जलाने पर कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक बनता है। और नोट में लिख लेना अब पहला पॉइंट कि कार्बन ब्लैक का यूज टायर के फिलर, टायर का जो रंग वगैरह देखते हैं ना, टायर के फिलर के रूप में होता है। दूसरा याद रखिएगा, कार्बन ब्लैक का यूज प्रिंटर का जो इंक होता है ना, देखना प्रिंटर का पाउडर पाउडर टाइप का इंक होता है, देखा आपने? तो कार्बन ब्लैक का यूज प्रिंटर के इंक में होता है, प्रिंटर के इंक में होता है। और यहीं से टायर के बारे में लिख लेना कि रबर टायर का आविष्कार जॉन डुनलप ने किया। किसने? जॉन डुनलप ने किया। और अगर आपसे पूछा जाए वल्कनाइज्ड रबर का आविष्कार किसने किया, वल्कनीकृत रबर का आविष्कार, और रबर के वल्कनाइजेशन में किसका यूज होता है बताओ? सल्फर का। वल्कनाइज्ड रबर, चलो आगे, लिख लिया सभी ने? चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, नेक्स्ट है एथीन। जितना देखिए जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए वो सब हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हर उससे सवाल नहीं बनता है, जहां जहां से सवाल बनेगा वो हम लोग करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H4, यही होता है ना। और यह एल्कीन समूह का, या एल्कीन समूह का पहला सदस्य है ना, पहला सदस्य है। इसे कैसे प्राप्त किया जाता है? याद रखिएगा, इसे इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल से प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा, इसका यूज फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में होता है ना, प्राकृतिक रूप से पकाने में होता है। इसका जो गंध होता है ना वो मीठा होता है, इसका स्मेल कैसा होता है? मीठा होता है। ये कैसे बनता है ना, अभी आपको बताएंगे कि ये कैसे इथाइल अल्कोहल से प्राप्त होता है, ये भी बताएंगे। इसका स्मेल मीठा होता है। इसका यूज एनेस्थेसिया के रूप में होता है, इसका यूज एनेस्थेसिया के रूप में भी होता है, एनेस्थेसिया में भी होता है।
कैसे बनता है अभी इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। लिख लिया सभी ने? हो गया? चल नेक्स्ट याद रखिएगा इसका यूज मस्टर्ड गैस के निर्माण में होता है, अभी बता रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है याद रखिएगा C4H8Cl2S, और इसका यूज किसमें होता है? वॉरफेयर में, वॉर में यानी कि युद्ध में, है ना, युद्ध में होता है। हाँ, इसी का यूज होता है, मस्टर्ड गैस का ही प्रयोग होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। इसके बाद याद रखिएगा ये बनता कैसे है, तो याद रखना जब C2H5OH है ना, इसे H2SO4 के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में? सल्फ्यूरिक एसिड या ऑयल ऑफ विट्रियोल, इसके प्रेजेंस में जब इसे 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, ये आपका बनाता है एथीन, मतलब एथीन या एथिलीन, और साथ ही साथ क्या रिलीज करता है? वाटर, है ना। देखो C2H4 बनेगा और क्या बन जाएगा? H2O। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके बाद याद रखिएगा कि इसका यूज पॉलीथीन के निर्माण में होता है। इसके बाद याद रखिएगा यह एक रंगहीन गैस है, और चूंकि इसका यूज एनेस्थेसिया में होता है तो इसे सूंघने पर क्या हो जाता है? बेहोश। इसे सूंघने पर क्या हो जाते हैं? बेहोश हो जाते हैं। और सूंघने के लिए कौन सा नर्व रिस्पॉन्सिबल है? ऑल्फैक्टरी नर्व। बहुत बढ़िया, सूंघने पर बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इथाइन, या फिर जैसे हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन। हो गया? कोई नहीं, लिखिए लिखिए। लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट है इथाइन। फॉर्मूला इसका C2H2, यह एल्काइन समूह का पहला सदस्य है ना, एल्काइन समूह का पहला सदस्य है। और याद रखिएगा ये जो इथाइन है, इसके बारे में कि इसे एसिटिलीन भी कहते हैं, एसिटिलीन। इसका यूज फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में होता है, फलों को कृत्रिम रूप से का मिश्रण का यूज किसमें होता है? गैस वेल्डिंग में। किसमें होता है? गैस वेल्डिंग में होता है। और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में किसका यूज होता है? आर्गन का। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में किसका? आर्गन का यूज होता है। और वेल्डिंग में किस धातु का यूज करते हैं? याद रखना एल्यूमिनियम और आयरन के मिश्रण का यूज किया जाता है ना, एल्यूमिनियम और आयरन के मिश्रण का यूज करते हैं। क्या गैस वेल्डिंग कंटिन्यू देखने से? हाँ, तो आंख में आता होगा आंसू, है ना। ठीक है, हम कभी किए नहीं हम करवे नहीं किए, कैसे? नहीं, आर्क वेल्डिंग को अगर डायरेक्ट देखिएगा ना, आर्क वेल्डिंग पूछ रहे हो, अच्छा आर्क वेल्डिंग को डायरेक्टली आंख से देखने पर उसमें रे होता है, यूवी रे और इंफ्रारेड रे होता है, जिससे कि आंखों को नुकसान होता है, अंधा हो सकते हैं। मैंने सोचा आप गैस वेल्डिंग पूछ रहे हैं, नहीं उसमें हाँ, तो वो नुकसानदायी होता है, इसलिए उसको ना ढक करके करते हैं, है ना। हाँ, उसके लिए वो यूवी प्रोटेक्टिव ग्लास वगैरह होता है, उससे करते हैं, क्योंकि वो नुकसान करता है, अंधा भी हो सकते हैं उससे। ठीक, अच्छा एक पॉइंट इसमें और लिख लेना, फिर अगली स्लाइड पे एक पॉइंट लिखना, इसमें लिख लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग बायोगैस और एलपीजी देखेंगे। इसका यूज कहां पर होता है? तो याद रखना इसका यूज कपूर के निर्माण में होता है, इसका यूज कैम्फर या फिर कपूर के निर्माण में भी होता है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं बायोगैस, फिर बात करेंगे एलपीजी, फिर आएंगे और भी जो कोल गैस है, कई सारे अभी फ्यूल हैं, ये सब हमारा, इसके बाद कोयला देखेंगे, है ना, फिर चारकोल देखेंगे। नेक्स्ट है बायोगैस। यार कम कर दूं, कम कर दूं, याद रखना इसमें इसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा H2S होता है। और इसमें मीथेन कितना होता है? याद रखना लगभग 75%, 75%, बस इतना इसमें याद रखना। और आपसे कुछ नहीं पूछेगा एग्जाम में, बस पूछेगा मीथेन कितना परसेंट होता है, पूछेगा किसका किसका मिश्रण है, पूछेगा बायोगैस में क्या है क्या नहीं है। याद रखना मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2 है, नाइट्रोजन है, और मतलब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और H2S है। और H2S का स्मेल कैसा होता है? सड़े हुए अंडे के जैसा। अगला है एलपीजी, इसके बारे में आपको कई बार बताया हुआ है मैंने, इसे बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। याद रखिएगा ये ब्यूटेन यानी C4H10
प्रोपेन यानी C3H8 तथा इथेन, इसमें बहुत कम मात्रा में इथेन भी होता है, यानी C2H6 का मिश्रण है। सबसे ज्यादा क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन जो होता है इसमें याद रखना, ब्यूटेन ये मैक्सिमम होता है। और एलपीजी जो होता है इसमें जो आपका ये किस रूप में होता है? लिक्विड के फॉर्म में। और इसमें जो ये द्रव रूप में होता है सिलेंडर में, ये सिलेंडर में द्रव रूप में होता है। तो द्रव रूप में होता है किस उस पर होता है? हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर होता है ना, हाई प्रेशर तथा लो टेम्परेचर पर। इसका अपना खुद का कोनो स्मेल होता है क्या? इसका अपना खुद का कोनो स्मेल नहीं होता। इसमें मिलाते हैं क्या? इथाइल या मिथाइल मर्कैप्टेन। और इथाइल मर्कैप्टेन को क्या बोलते हैं? इथेनॉल। क्या बोलते हैं? इथेनॉल, है ना। ये सब आपको लिखा हुआ है, यहां पर भी लिख देंगे हालांकि। मोतिया बिंद हो गया क्या जी? हाँ, लहान का है फिर। आगे चलें। अब इधर काम चल रहा है क्या? खटखट इधर हो रहा है। ये कितना बेरोजगार है, मतलब लिखा हुआ है, इसको कोई काम नहीं। ये लिखा, बताओ, यही किया है यही तमाशा, यही किया है यही तमाशा, जहां रहेंगे वहां करेंगे, समुद्र में भी भटक गए तो जलाकर पानी धुआं करेंगे। खतरनाक कौन है भाई, जो पानी को भी जलाकर। चलो कोई नहीं। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट है। हम लोग बात करते हैं इसके आगे। रखना एलपीजी में स्मेल के लिए क्या मिलाते हैं? इथाइल या मिथाइल मर्कैप्टेन मिलाते हैं। ये आपको बता चुका हूं मैं पहले भी। इथाइल मर्कैप्टेन या मिथाइल मर्कैप्टेन गंध के लिए मिलाते हैं, बहुत कम मात्रा में मर्कैप्टेन मिलाते हैं, क्योंकि एलपीजी का ना देखो अपना खुद का स्मेल नहीं होता है। एलपीजी मान लो लीक कर जाएगा तो पता कैसे चलेगा फिर, है ना। उसके लीकेज का पता करने के लिए उसमें ये मिलाया जाता है। इसके बाद नोट में लिख लेना पहला पॉइंट कि सिगरेट लाइटर में किसका यूज होता है? ब्यूटेन का। ब्यूटेन का होता है। दूसरा है सिगरेट के धुएं में, सिगरेट के स्मोक या धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा बेंजीन पाया जाता है। बेंजीन पाया जाता है। और स्मोक की डेंसिटी किससे मेजर करते हैं बता सकते हो? रिंगलमैन स्केल। वेरी गुड। अगला है, याद रखिए, देखो यही सब सिलेक्शन लेगा, है ना। तुम लोग सारे सुनते रहना, है ना? तीसरा है सिगरेट। अरे भाई ऐसा नहीं है ना। अभी एक सिंगल आवाज आया इसलिए बोले हम, है ना। बाकी पढ़ने वाला है हर किसी का निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा जी, है ना? चलो, सिगरेट, सिगरेट लाइटर में मिस्ट मेटल का दिखाया था ना आपको। सिगरेट लाइटर में जो मिस्ट मेटल के ऐसे जो गोल्ड कलर का होता है ऐसे, है ना, जिसको ऐसे करते हैं उसको, है ना, जो गिरने के जैसा घूमता है, मिस्ट मेटल का यूज होता है। लिखो इसे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोल गैस। फिर हम लोग बात करेंगे इसके आगे की, मतलब और जो फ्यूल वगैरह है उसको हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग चर्चा करेंगे पेट्रोल। तीसरा पॉइंट लिखा सिगरेट लाइटर में मिस्ट मेटल, मिस्ट धातु का प्रयोग होता है। हाँ, एग्जाम में पूछते हैं। मिस्ट धातु नहीं, लाइटर के ऊपर देखते हैं जो लोहा सा जो होता है ना, लोहा कैसा, वो कई तरह, मतलब कई तरह के उसका मिश्रण होता है। कंपोजिशन याद नहीं रखना, बस याद रखना मिस्ट मेटल का यूज होता है ना। नेक्स्ट याद रखिएगा, अगला है कोल गैस। पूछता है ये कोल गैस, ये किसका किसका मिश्रण है? बस इसमें यही याद रखना है आपको, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन तथा हाइड्रोजन का मिश्रण है। That's it। और कुछ नहीं याद रखना है। और ये याद रख लेना कि इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन होता है। ओके, अब देखो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, अगर इन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन की संख्या अगर 1 से लेकर के 4 तक है, समझना, कार्बन अगर 1 से लेकर के 4 तक है तो ये किस फॉर्म में मिलेगा आपको? गैसीय अवस्था में मिलेगा। जैसे मान लीजिए मीथेन है, इथेन है ना, प्रोपेन है, ठीक है, ये सब, है ना, या फिर आपका एसिटिलीन है ना, आपका प्रोपीन है, ये सब। अगर कार्बन आपका कितना है? 1 से लेकर के 4 के बीच में है, तो वो किस फॉर्म में मिलेगा आपको? अगर आपका कार्बन की मात्रा अगर 5 से लेकर 18 के बीच में है तो द्रव के फॉर्म में मिलेगा, यानी लिक्विड। और अगर कार्बन की मात्रा 18 से ज्यादा है तो ये किस फॉर्म में मिलेगा? सॉलिड के रूप में। जैसे पेट्रोलियम जेली हो गया, ग्रीस वगैरह हो गया, ये सब, है ना, सॉलिड या सेमी सॉलिड उसके रूप में मिलेगा। आगे बात समझ में? यहां से भी आपसे कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे पेट्रोल। देखिए मस्टर्ड गैस एक प्रकार का सीखा मतलब होता है, गैस होता है जो कि जहरीला होता है, और उसका यूज किसमें करते हैं? युद्ध वगैरह में करते हैं, वॉर वगैरह में, जिसका फॉर्मूला है C4H2 सॉरी C4H8 Cl2 और S। आंसू गैस में अमोनिया का यूज होता है, अमोनिया, है ना। चला आगे, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल
याद रखना इसका फॉर्मूला होता है C8H18। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे ऑक्टेन या गैसोलिन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, गैसोलिन भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ऑक्टेन किसे कहते हैं, गैसोलिन किसे कहते हैं, तो पेट्रोल को। और पेट्रोलियम अलग है, देखो पेट्रोलियम को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड, या फिर पेट्रोलियम को ही लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं। क्या, लिक्विड गोल्ड। और सेंट्रल पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर, देहरादून में। कहां पर है, देहरादून में। अब देखिए ये जो आपका इसका गुणवत्ता है ना, इसका गुणवत्ता किसमें मेजर करते हैं, ऑक्टेन नंबर में मेजर करते हैं। और आपको पहले मैं बता चुका हूं कि जो पेट्रोल की गुणवत्ता है उसको बढ़ाने के लिए क्या मिलाते हैं इसमें, टेट्राइथाइल लेड, है ना। पेट्रोल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसमें टेट्राइथाइल लेड TeL को मिलाया जाता है। कई बार आपसे पूछ देता है, जब बहुत फैक्चुअल सवाल बनेगा, आपसे पूछ देगा कि पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर कितना है। पेट्रोल का ज्वलन तापमान, ज्वलन तापमान का मतलब होता है इग्निशन टेम्परेचर कितना है, 246 डिग्री सेल्सियस। बहुत फैक्चुअल पूछेगा तब आपसे पूछेगा ये सब सवाल, है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डीजल। फिर हम लोग और भी जो ईंधन है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे कोयला। जब पेट्रोल उसमें दहन होता है ना, तो अंदर जो इंजन है उसका टेम्परेचर कभी छुआ इंजन जब चलता है तो, है ना? हाँ, चलिए। इसलिए ठंडा में देख तो बड़ा दिक्कत होता है गाड़ी को स्टार्ट करने में। चलो नेक्स्ट है डीजल। डीजल पेट्रोल ठंडा क्यों होता है, मतलब चलो इसका फॉर्मूला है C10H22 या फिर C12H26 भी होता है ना। याद रखिएगा इसकी गुणवत्ता को C10 नंबर में मापा जाता है। और जो डीजल है, अच्छा ये पेट्रोलियम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सा रिवॉल्यूशन आया था, ब्लैक रिवॉल्यूशन, है ना। हाँ याद रखिएगा, उर्वरक के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ग्रे रिवॉल्यूशन, है ना। डीजल का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है ना, डीजल का जो ज्वलन ताप होता है, ये होता है आपका 210 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 210 डिग्री सेल्सियस। तो डीजल में बस इतना याद रखना है आपने। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कोयला, कोल। यहां पर एक आगे लिख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट याद रखना गैसोहल होता है। क्या होता है गैसोहल, पहले भी आपको इसके बारे में बताया है मैंने, कई बार एग्जाम में पूछता है। गैसोहल क्या होता है, याद रखना ये गैसोलिन, गैसोलिन हम लोग किसे कहते हैं, अरे बताओ गैसोलिन किसे कहते हैं, पेट्रोल को। ये पेट्रोल तथा इथेनॉल, इथेनॉल किसे कहते हैं, इथाइल अल्कोहल को, C2H5OH को, इथेनॉल का मिश्रण है। और याद रखिएगा ये जो गैसोलिन है इसमें कितना होता है, गैसोलिन कितना होता है 90%, और इथेनॉल कितना होता है 10%। जो गैसोहल है इसमें ये मतलब थोड़ा कम पॉल्यूशन क्या करता है, कम आपका मतलब पॉल्यूशन करता है। अब इसके आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि डीजल तथा पेट्रोल के अपूर्ण दहन से, अगर इसका कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, पेट्रोल के अपूर्ण दहन से सवाल बनता है कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती। अब हम लोग बात करेंगे कोयला, कोयले के अपूर्ण दहन से भी निकलेगा। क्लास जो है आपका 7 बजे तक चलेगा ये, है ना, क्योंकि सर थोड़ा लेट आएंगे, तो आप बीच में 5 मिनट का दे देंगे, कोई बात नहीं है ना। ये तो जितना ज़्यादा चले उतना बढ़िया है, 5 मिनट का ब्रेक नहीं रहता है। हाँ, कोई बात नहीं, ब्रेक नहीं देंगे फिर, है ना। चलो कोई नहीं, हमारा तो अच्छा है कि हाइड्रोकार्बन और काफी टॉपिक कवर हो जाएगा। एक बालक है, इसने नाम काट दिया अपना, इसका लगा दिल टूटा है अच्छा खासा। सुन लो, कह रहा है कि कुछ सुनाने का मन नहीं होता, मुस्कुराने का मन नहीं होता। सुनिएगा कुछ, ये पूरब टोला से आया है, लगा है ना? लग रहा पूरब टोला का जो खेल है वो पश्चिम में हो गया। हाँ जी, कुछ सुनाने का मन नहीं होता, मुस्कुराने का मन नहीं होता, उसकी डोली चली गई जब से, गांव जाने का मन नहीं होता। कौन है भाई? चलो ठीक है, अगले बस इतना ही था भाई, है ना। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट है कोयला। कोयला यानी मतलब बताओ इससे दरोगा बनेगा कि कौन? इन पर बैठे शायरी सुनाएगा इस पर। चलो कोयला की बात करें तो याद रखना इसे काला हीरा कहते हैं, काला हीरा यानी ब्लैक डायमंड। और कृत्रिम डायमंड, कृत्रिम डायमंड, कृत्रिम हीरा किसे कहते हैं, कार्बोरेंडम, है ना। कार्बोरेंडम को कृत्रिम हीरा कहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन कार्बाइड, है ना। और काले हीरे की भूमि क्या, मुसल्लापुर? KGF। काले हीरे की भूमि याद रखिएगा आसनसोल। एक्चुअली में आसनसोल में एक खान है रानीगंज, यहाँ पर, हाँ वेस्ट बंगाल में है। ये कोयले के खनन के लिए प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन करता है, इसलिए इसे काले हीरे की भूमि कहते हैं। पन्ना जो है वो आपका MP में हीरा के खदान के लिए प्रसिद्ध है। और
हीरा को एक नेचुरल खनिज से प्राप्त करते हैं जिसका नाम होता है किम्बरले। क्या नाम है? किम्बरले, है ना? किम्बरले, तो किम्बरले की खान भी है ऑस्ट्रेलिया में, वहां से प्राप्त होता है आपका हीरा। और देखिए ये जो आपका कोयला है, कोयला 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है कोयला जिसका नाम है आपका एंथ्रासाइट। याद रखिएगा इसमें यह कोयले का सबसे शुद्ध रूप है, यह कोयला का सबसे प्योर फॉर्म है। और इसमें याद रखिएगा इसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है, 90% से अधिक होती है। यह जलने पर धुआं नहीं देता है, यह जलने पर स्मोक यानी धुआं नहीं देता है। यह सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल है। और याद रखिएगा ये हमारे देश में कहां पर मिलता है? ये हमारे देश में जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। ये हमारे देश में J&K में मिलता है। इसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। सेकंड है बिटुमिनस। पहले लिग्नाइट आएगा, फिर बिटुमिनस आएगा, फिर आएगा पीट। इसे लिखो पहले। मानते हैं लेकिन उसमें कार्बन बहुत कम होता है, 30 से 40% ही होता है ना? चलें आगे। हो गया? कोई नहीं, लिख लो, नहीं हुआ कोई बात नहीं। अच्छा, किम्बरले का खान साउथ अफ्रीका में है, हो सकता है मे बी। किम्बरले का खान साउथ अफ्रीका, देख लेना कहाँ पर है, जहाँ भी है। मतलब किम्बरले का खान हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, ये सब तो पढ़ाया गया होगा। चला आगे। अब देखिए नेक्स्ट है सेकंड कोयला जो है ना आपका बिटुमिनस, लिग्नाइट नहीं बिटुमिनस है। लिग्नाइट तीसरे नंबर पे आएगा। इसमें कार्बन की मात्रा 55 से 65% तक होती है। और याद रखिएगा इसमें जल की मात्रा 20% तक होती है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला कोयला है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला कोयला है। और याद रखिएगा कि इसका सबसे ज्यादा यूज थर्मल पावर प्लांट में होता है। थर्मल पावर प्लांट में, ताप ऊर्जा संयंत्र में होता है। और ताप ऊर्जा संयंत्र से निकलने वाला सबसे मुख्य प्रदूषक गैस कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड, है ना? इसके बाद थर्ड है लिग्नाइट। इसमें कार्बन की मात्रा 45 से 55% होती है। हाँ 4 प्रकार का है, बिल्कुल। 3 लिखा है क्या? 4 कर लीजिए इसको, है ना? 4 प्रकार होता है, 3 नहीं। चलो याद रखिएगा इसके बाद कि इसे ब्राउन कोल या ब्राउन गोल्ड भी कहते हैं। हाँ, ब्राउन कोल या ब्राउन गोल्ड यानी भूरा कोयला या भूरा सोना भी कहते हैं। और इसमें जल की मात्रा 30% तक होती है। इसमें वाटर यानी पानी या जल की मात्रा 30% तक होती है। और ये भारत में कहाँ पर मिलता है? भारत में तमिलनाडु में मिलता है। भारत में तमिलनाडु। इसके बाद आता है पीट। ये सबसे घटिया बेकार कोयला, बेकार कोयला है। इसमें कार्बन के साथ साथ लकड़ी की भी मात्रा पाई जाती है। कार्बन के साथ साथ लकड़ी की भी थोड़ी मात्रा पाई जाती है। और इसमें कार्बन की मात्रा 35% तक होती है। इसमें कार्बन की मात्रा 35%। ये जलने पर सबसे ज्यादा धुआं देगा, है ना? इसमें क्योंकि पानी की मात्रा ज्यादा होती है। हाँ? तो कोयले में इतना कोयला आपसे पूछेगा। अब हम लोग बात करेंगे चारकोल। हाँ देखेंगे चारकोल क्या होता है। सॉरी, हो गया? कोई नहीं, सबको लिख लेने दीजिए, है ना? चलते हैं। है ना? नेक्स्ट है चारकोल। याद रखना जब लकड़ी का ऑक्सीजन के लिमिटेड सप्लाई में, क्योंकि आपको पता है दहन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के लिमिटेड सप्लाई में अपूर्ण दहन होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है।
ये आपसे पूछता है कैसे बनता है, तो लकड़ी का जब ऑक्सीजन के लिमिटेड सप्लाई में अपूर्ण दहन होता है तो चारकोल बनता है। इसके बाद याद रखिएगा इसका रंग भूरा काला होता है, ब्राउन ब्लैक। इसका रंग ब्राउन ब्लैक होता है, यानी भूरा काला। ये जलने पर धुआं नहीं देता है, ये जलने पर धुआं नहीं देता है। और इसका यूज लिख लीजिएगा, एक तो वाटर ट्रीटमेंट में, जल का जब ट्रीटमेंट होता है वाटर ट्रीटमेंट में एब्जॉर्बेंट के रूप में यानी अवशोषक के रूप में। और दूसरा याद रखिएगा इसका यूज कहां पर होता है, तो बारूद के निर्माण में। और बारूद का निर्माण किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। बारूद में क्या क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर। और बारूद का निर्माण किया था रॉजर बैकन ने। किसने किया था, रॉजर बैकन ने। चलिए इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। लेंगे खान सर क्लास थोड़ी देर में, 7 बजे के बाद लेंगे, है ना प्रिया जी, है ना। पीट देखिए कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया ऐसा नहीं है जहां पर कि वो मिलता है, पूरे भारत में थोड़ा थोड़ा मिलता है पीट, है ना। चलिए चेन्नई में वही लिग्नाइट मिलता है ना, लिग्नाइट कोल मिलता है। चलिए लिख लिया सभी ने, नहीं लिखा है, नहीं देंगे, रुक जाओ अभी देंगे, ब्रेक दे देंगे। चलो अब हम लोग पहले ये खत्म कर लेते हैं, इसके बाद देते हैं 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, कोई नहीं, मतलब रुक जाएंगे 5 मिनट, है ना, मैं समझ रहा हूँ। चलो कोई नहीं, समझिए ऑयल गैस होता है एक। इससे आपसे सवाल पूछा है किसका किसका मिश्रण है। याद रखना ये मीथेन, यानी तीनों हाइड्रोकार्बन का ना पहला जो मेंबर है उसका मिश्रण है। तीनों हाइड्रोकार्बन के पहले मेंबर का मिश्रण है। तो एल्केन का पहला मेंबर कौन है, मीथेन, दूसरा एथीन तथा तीसरा एसिटिलीन। याद रखिएगा ये इस तीनों का मिश्रण है, मीथेन, इथेन तथा एसिटिलीन का मिश्रण है। फॉर्मूला भी आप लिख लीजिए, बस इसमें यही याद रखना है, इतना ही। CH4, यह C2H4 और ये C2H2। अब देखिए होता है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू किसी भी फ्यूल का उष्मीय मान, इसे क्या बोलते हैं, उष्मीय मान। अब उष्मीय मान होता क्या है समझिए, कोई भी ईंधन है, चाहे लकड़ी है, उपला है ना, कोयला है, LPG है, कुछ भी ईंधन को जलाइएगा उससे आपको उष्मा मिलेगा, है ना। कोई भी 1 किलो किसी भी ईंधन का जलाने पर, कितना, 1 किलो को जलाने पर जितना उष्मा प्राप्त होगा उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे उष्मीय मान। तो लिख लेना, किसी ईंधन का 1 kg जलाने पर जो उष्मा प्राप्त होती है उसे उस ईंधन का उष्मीय मान कहते हैं, उसे उस ईंधन का उष्मीय मान कहते हैं। एक तो आपसे ये डेफिनेशन पूछेगा, दूसरा सवाल यहां से पूछेगा आपसे कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है। इसका एसआई यूनिट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एसआई यूनिट है किलो जूल प्रति किलोग्राम। क्या है, किलो जूल प्रति किलोग्राम। और सबसे ज्यादा उष्मीय मान किसका होता है, बताने की जरूरत है क्या, अरे हाइड्रोजन का। सबसे ज्यादा उष्मीय मान किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। कितना होता है हाइड्रोजन का, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन का जो उष्मीय मान होता है वो होता है, हाइड्रोजन का लिख लेना, अभी ऐसे टेबल पूरा लगाएंगे, इसका लिख लीजिएगा क्योंकि इसका पूछता है बहुत, 1,50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी 1.5 लाख किलो जूल प्रति किलोग्राम। और यही कारण है कि हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, भविष्य का ईंधन। और ये सबसे स्वच्छ ईंधन भी होता है, कौन, हाइड्रोजन। अब बाकी सब जो ईंधन है उसका भी उष्मीय मान देखते हैं। और सबसे ये हाइड्रोजन में लिखा ही दिया है, सबसे स्वच्छ ईंधन हाइड्रोजन है, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है ना। अब हम लोग देखेंगे एक होमोलॉगस सीरीज। ये लेक्चर देखिए ऐसे बच्चों को हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा आगे जब एग्जाम देंगे। एक तो ग्रुप डी के बच्चे जो हैं, जो ग्रुप डी का पेपर देने जाएंगे, है ना, उनको हेल्प करेगा काफी, मतलब जिनका आगे होगा। साथ ही साथ जो और BSSC CGL देंगे, इंटर लेवल देंगे, है ना, साथ ही साथ AEDO देंगे, उन सब में हेल्प करेगा। बस आपको क्या करना है, मल्टीपल टाइम बस नोट को क्या करते रहना है, रिवाइज करते रहना है। क्या हुआ, अरे कोई भी वनडे एग्जाम दीजिएगा ना, किसी भी वनडे एग्जाम में इसी टाइप का पूछता है। हाँ उसमें भी आपका, TCS में भी आपका यही पूछेगा, है ना। ठीक है चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, एक मिनट, नहीं नहीं अभी पढ़ाएंगे तो 7 बजे तक क्लास होगी, है ना। 5 मिनट चलो ब्रेक आप ले लो, लेकिन 7 बजे तक पढ़ेंगे हम लोग। क्या ब्रेक चाहिए, और रहने दो ना, क्या ब्रेक लोगे, रहने दो, छोड़ो ना, ब्रेक एक ही साथ अब ले लेना, है ना। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखिए, हल्ला मत करिए प्लीज। देखो अब ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे कल तक पढ़ लो भाई, उसके बाद तो फिर क्या कहते हैं, रिवाइज करते रहिएगा अपना, है ना। देखिए ये टेबल है, ये टेबल याद रखिएगा, आपसे पूछता है पेपर में, सब में कुछ भी पूछ सकता है। देखिए एग्जाम में एनसीईआरटी में दिया है ना, एनसीईआरटी में दिया है तो कुछ भी पूछ लेगा। कार्बन केक का सब कितना है, 6,000 से 8,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। लकड़ी का इतना है, कोयला का इतना, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल तीनों का क्या है, सेम। मीथेन का 50,000, CNG का भी 50,000, LPG जो है इसका कितना, 55,000, बायोगैस का 35 से 40,000, हाइड्रोजन का 1,50,000। अब दूसरा टेबल लगा देते हैं, फिर लिख लीजिएगा, मैं दे दूंगा टाइम, है ना। पहले समझ लो, थोड़ा सा ना समझ लो। ये जो है ना, ये भी आपसे सवाल बनता है, जोन ऑफ फ्लेम, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है।
समझिए, यहां पर देखिए, जैसे आपसे पूछता है ना सबसे हॉटेस्ट जोन कौन सा होता है ना, तो याद रखिएगा जो आपका सबसे जो आउटर वाला होता है ना ब्लू कलर वाला, ये सबसे आपका क्या होता है, हॉटेस्ट होता है। बीच में जो होता है आपका ये येलो कलर का जो होता है, ये आपका मॉडरेटली हॉट होता है, और जो सबसे अंदर वाला जो होता है ये ब्लैक कलर का जो होता है, ये आपका लीस्ट हॉट होता है। ये टेबल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, दोनों ही टेबल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम लोग बात करेंगे समजातीय श्रेणी की, यानी होमोलॉगस सीरीज की बात करेंगे। लिख लो लिख लो। अब हम लोग बात करेंगे होमोलॉगस सीरीज। पॉलीमर पढ़ाएंगे, डेफिनेटली पढ़ाएंगे। पॉलीमर 1 घंटे में हो जाएगा, पॉलीमर ज्यादा नहीं है। पॉलीमर और ये केमिस्ट्री इन डेली लाइफ हो जाएगा आपके 1.5 घंटे में। अब हम लोग पॉलीमर पे ही चलेंगे, है ना, अब हम लोग वही स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, सीएनजी से ज्यादा एलपीजी का होता है। चलें आगे, कोई नहीं, लिख लो। एक एक कि ये उसकी खूबी है, मैं जानता हूं कि ये उसकी खूबी है, मैं जानता हूं, वो रोने से पहले हंसती जरूर है। कि ये उसकी खूबी है, मैं जानता हूं, वो रोने से पहले हंसती जरूर है, और तुम्हारी वाली अलग है, ये वहम है तुम्हारा, नागिन कैसे भी हो डसती जरूर है। ये कलाकार से नाम नहीं है, जेपी है कोई, जेपी। अरे तुम तो इतना लगते लगते तो बड़े मासूम हो तुम, हैं? चलिए कोई नहीं, ठीक है, आगे चलें। इन लोगों का अलग है, अपना चल रहा है। चलो, एक एक है कह रही है कि सर, एक है कि कह रही है सर क्या नागिन पे सारी है, नागा तो नहीं है क्या? चलो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हो गया, आप चलो आ जाओ टॉपिक पे। होमोलोगस सीरीज, समजातीय समूह या समजातीय श्रेणी भी बोलते हैं इसको, समझिए। अब यहां पर देखो, एक है एल्केन, एक है एल्कीन, और एक है आपका एल्काइन। इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, इट्स फॉर्मूला इज CnH2n, एंड इसका फॉर्मूला है CnH2n-2। अब इसके मेंबर्स को आप क्रम से लिखो, CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, यही होगा। C2H4, C3H6, C4H8, C5H10 एंड C6H12। इसी तरह यहां पर लिखिएगा C2H2, C3H4, C4H6, C5H8 एंड C6H10, यही होगा। अब इसमें आप देखिए, क्रमबद्ध चलिए आप इसमें, अगर यहां पर देखिए इसके और इसके बीच में कितने का अंतर है, CH2 का, इसके और इसके बीच में कितने का अंतर है, इसके भी इसके बीच है, सेम इसमें भी देखो वही अंतर है, क्या है अंतर जी, सेम वैसा उसमें भी आपको दिखेगा, है ना। अब समजातीय समूह का क्या मतलब है, समझते हैं हम लोग एक एक करके। कल खत्म हो जाएगा एलियन, है ना। नहीं, ये कई क्लासेस में पढ़ता है, ये एलियन जो है, ये अच्छा लड़का है, ऐसे पढ़ने में तेज है ये। हाँ, ये मतलब कई बैचेस में ऑनलाइन पढ़ता रहता है ये। हाँ, बहुत मतलब जवाब देता है ये। क्या? नहीं, पढ़ने में तेज है। चलो लिख लो कोई नहीं। चलिए, हो गया? नहीं, अच्छा लिख लो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, लिख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग पॉलीमर पे ही चलेंगे। अब देखिए समजातीय श्रेणी का क्या प्रॉपर्टी है कि इनका सबसे पहले याद रखिएगा, ये एक समूह से बिलोंग करते हैं, मतलब संबंधित होते हैं। समूह यानी कि या तो एल्केन से होगा सारा, या तो एल्कीन से होगा, या फिर एल्काइन से होगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा अभी आपको बताएंगे। इनका सामान्य सूत्र, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, समान होता है। यानी कि जो भी होमोलॉगस सीरीज से होंगे उनका सामान्य सूत्र क्या होगा, सेम होगा, सेम जनरल फॉर्मूला होगा सबका। इसके बाद याद रखिएगा कि इनके बीच में, मतलब इनके बीच कितने का अंतर होता है, इनके बीच CH2 का अंतर होता है। इनके द्रव्यमान के बीच, इनके द्रव्यमान में 14 का अंतर होता है। 14 का अंतर होता है मतलब एक कार्बन का कितना होता है, 12, और हाइड्रोजन तो है तो उसका 2, तो 12 तो कितना हो गया, 14। और इनका रासायनिक गुण भी क्या होता है, समान होता है। इनका रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, समान होता है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा हम लोग समझते हैं, ठीक है।
चलिए यहां से देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। चला आगे। अब क्वेश्चन बनेगा कि इसमें कौन समजातीय समूह से संबंधित है। तो जब भी आपसे पूछा जाए समजातीय समूह से संबंधित है, आपको क्या क्या चेक करना होगा। तो पहले तो देखना है कि आपका फंक्शनल ग्रुप क्या हो, सेम हो, मतलब कि सेम ग्रुप से संबंधित हो, सेम समूह से हो। दूसरा देखना है आपको CH2 का अंतर हो, और तीसरा देखना है सामान्य सूत्र समान हो। और आपका भाई CH2 का अगर अंतर है तो एटॉमिक जो उसका मास है उसमें कितने का अंतर होगा, 14 का। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ऑप्शन दे रहा हूँ CH4 C2H4 C3H6 और C4 यहाँ पर H6 दे दिया। बी दे दिया मैंने C2H4 C3H8 C5H12 और फिर दे दिया यहाँ पर C6H14। तीसरा C3H8 C4H10 C5H12 C6H14, यही है। बाकी चौथा मान लीजिए मैं ऑप्शन दे दूं नन ऑफ द अबव। इस तरह का आपसे सवाल बनेगा, है ना। आपको चेक करना है इसमें कि कौन सा है कौन सा नहीं है। चलिए आप लोग ठीक है ना, इस तरह का सवाल बनेगा, बोल कर दीजिएगा ना आप। अब बाकी आपसे प्रॉपर्टी से सवाल पूछेगा, कौन सा होमोलोगस सीरीज का कौन सा गुण होता है, कौन सा गुण नहीं होता है। अब देखिए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, उसमें जितना आपके एग्जाम के काम का है मैं उसके लिए टेबल लगा रहा हूं, एक उसको समझा दूंगा, और वहां पर जो जो जरूरी है आपके लिए उतना मैं आपको बता देता हूं, उतना मैं लिखा दूंगा आपको। पहले मैं एक टेबल लगा देता हूं, उससे मैं आपको समझाता हूं, और फिर हम लोग चलेंगे पॉलीमर पे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो जितना काम का है ना बस उतना ही आपको याद रखना है। फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद हम लोग मूव करेंगे पॉलीमर टॉपिक पे। इसके साथ हमारा हाइड्रोकार्बन जो है ना और फ्यूल, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हाँ, इसमें हम लोग अभी एक बात करेंगे इथेनॉल और मेथनॉल की चर्चा करेंगे थोड़ी सी। मतलब पहला बोल रहा है कहाँ का तुम्हारा मकाम आ रहा। अच्छा नवादा पहला बोल रहा है सर। नहीं ठीक है। देखिए जिसको समझ नहीं आया ऑनलाइन में देख लो, सब लोग समझ लो। अल्कोहल जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे OH से, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। इसका कॉमन फार्मूला जो होता है ROH, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर OH। तो इसका देखिए जो मतलब एग्जांपल है इथेनॉल, है ना, यही आपका क्या C2H5OH भी लिख सकते हैं इसको, है कि नहीं। ये एल्डिहाइड है, इसका फंक्शनल ग्रुप ये है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। और CHO से लिखते हैं, इसका एग्जांपल है एसिटाल्डिहाइड, फार्मूला वहां पर है। कीटोन जो है इसको इस तरह से इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, और इसका एग्जांपल है एसीटोन, फार्मूला वहां पर है उसका। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप ये है, इसको ऐसे COOH से भी डिनोट करते हैं, और इसका एग्जांपल एसिटिक एसिड, इसमें आपका फॉर्मिक एसिड भी आ जाएगा, है ना। फॉर्मिक एसिड जहां पर भी ये लास्ट में COOH होगा, ये फॉर्मिक एसिड है या मिथानाइक एसिड। इसका जो है इसका ये सामान्य मतलब क्या है, फंक्शनल ग्रुप ये है, इसको डिनोट करते हैं ऐसे COR से। एग्जांपल लिख लीजिएगा मिथाइल एसीटेट, और ये ईथर है, ईथर में रहता है ऐसे O, इसका ये मतलब सिंबल है, और ये ROR ये इसका सामान्य सूत्र है, और फार्मूला है डाइथाइल ईथर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल की। देखिए नोमेनक्लेचर जनरली आपके एग्जाम में पूछता नहीं है, अब पूछेगा अगर तो कुछ का मैंने उसमें दे दिया वन लाइनर में जो इंपॉर्टेंट है। अब बाकी आता है तो ठीक, नहीं आता है तो वही जय माता दी लगा के, है ना। अब एक आध कभी कभार पूछ देगा तो उसके लिए पूरा नोमेनक्लेचर बहुत वो काफी बच्चों को समझ में भी नहीं आएगा, है ना, क्योंकि वो तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। चला चलिए, अब हो गया तो ठीक, नहीं तो बाद में लिख लेना, ठीक है ना। अगला है अब मिथेनॉल, फॉर्मूला इसका CH3OH, या फिर इसी को क्या बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल, क्या बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। इसे देसी शराब, जहरीली शराब कहते हैं, जहरीली शराब कहते हैं, है ना। इसके बाद याद रखिएगा कि इसे वुड स्पिरिट, कास्ट स्पिरिट, वुड नेप्था, हाँ मिथाइल अल्कोहल लिखें, वुड नेप्था या फिर वुड अल्कोहल कहते हैं। इसे पीने से लोग, इसे पीने से लोग अंधे हो जाते हैं, ज्यादा पीने पर मर भी जाते हैं, पीने से लोग अंधे हो जाते हैं। और इसका यूज याद रखिएगा खास करके कहां पर होता है, इसका यूज परफ्यूम इंडस्ट्री में, इसका यूज परफ्यूम इंडस्ट्री तथा पेंट उद्योग में होता है, तथा किसमें, पेंट उद्योग में होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल की। जैसे परफ्यूम में जैसे कुछ पार्ट इसका रहता है, कुछ पार्ट उसमें क्या होता है आपका परफ्यूम का रहता है, दोनों का मिक्सचर होता है परफ्यूम, है ना।
हाँ, जो लकड़ी पे नहीं पेंट करने से पहले जो लगाते हैं, पॉलिश वगैरह करते हैं, इस पे थिनर, हाँ, थिनर वगैरह यही होता है। प्राइमर वही, थिनर प्राइमर जो भी बोलते हैं, सब वही है। सब उसी समय इसका यूज़ होता है ना? कर लिया नोट सभी ने? आगे चलें? नेक्स्ट है इसके बाद इथेनॉल। कोई नहीं, ठीक है। कल आपकी लास्ट क्लास है ना? हम लोग अब ऑलमोस्ट बस 1 घंटे का पॉलीमर है, 1 घंटे में केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, मतलब 1.5-2 घंटे में हो जाएगा। है ना? अभी पॉलीमर हम लोग का अभी स्टार्ट हो जाएगा कुछ समय में, 5-10 मिनट में स्टार्ट कर लेंगे। इथेनॉल जो है इसका फॉर्मूला है C2H5OH। इसी को हम लोग बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। इसे ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। कौन सा अल्कोहल? ग्रेन अल्कोहल कहते हैं। यह पीने वाली शराब है, यह पीने योग्य शराब है ना? और याद रखिएगा इसका जो इसे ग्लूकोज के फर्मेंटेशन से, इसे ग्लूकोज के फर्मेंटेशन से प्राप्त किया जाता है। और जो फर्मेंटेशन है इसकी खोज लुई पास्चर ने की। कब की? 1857, है ना? इसकी खोज लुई पास्चर ने की 1857 में की थी। और फर्मेंटेशन में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? इसमें जाइमेज एंजाइम क्या करता है? हेल्प करता है फर्मेंटेशन में। और फर्मेंटेशन में कौन सा जीव हेल्प करता है? यीस्ट। यीस्ट यानी खमीर। खमीर किससे बिलोंग करता है? कवक से, है ना? और जो कवक है उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? मुकुलन से। किससे होता है? मुकुलन यानी बडिंग से। और जो यीस्ट है एकमात्र कैसा? एक कोशिकीय कवक है, एकमात्र यूनिसेलुलर फंजाई है। इससे इसको पीने से मरता नहीं है ना? ये क्योंकि जहरीला नहीं होता है, ठीक है? ये इसीलिए पीने योग्य है ना? और बियर में भी यही होता है, इथाइल अल्कोहल ही होता है। परसेंटेज अलग अलग होता है, अभी बताएंगे किसमें कितना परसेंटेज होता है। अभी सब में बताएंगे किसमें कितना परसेंटेज होता है, चिंता मत करिए। कोई नहीं, कोई नहीं। चलें, चलिए इथेनॉल की बात करें तो याद रखिएगा इसका यूज, अरे लिखो लिखो जल्दी लिख लो भाई थोड़ा, है ना? पढ़ेंगे लास्ट में, पढ़ देंगे, है ना? लास्ट में अभी नहीं, ठीक है? अगला याद रखिएगा इसका यूज आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, बताया था ना? आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, CH3 दर्द नाशक वाले जो मलहम होते हैं उसमें यूज होता है, ये बेहोश करने के लिए यूज होता है। इसका यूज आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म तथा ईथर के निर्माण में होता है। किसका? जो इथेनॉल है उसका ईथर के निर्माण में होता है। और इसका यूज पीने वाले शराब के रूप में होता है। तो ये लिखाई दिया, ये पीने योग्य शराब है, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। और इसका यूज कफ सिरप में भी होता है। कई बार पूछा जाता है कफ सिरप में कौन सा अल्कोहल होता है, तो इसी का यूज कफ सिरप में होता है। तो इसलिए कई बार कफ सिरप आप ज्यादा पी लीजिएगा, है ना, तो एकदम नशा आने लगेगा आपको, है ना? ठीक है ना? नशा में यूज कर रहा है। अच्छा, चलिए अगला है पावर अल्कोहल। ये कहता है ना कि पावर अल्कोहल जो होता है, पावर अल्कोहल क्या होता है, ये आपसे पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा इसमें 80% गैसोलीन यानी पेट्रोल, 80% गैसोलीन यानी पेट्रोल तथा 20% क्या होता है? इथेनॉल होता है। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपके अल्कोहलिक बेवरेज हैं, यानी डिफरेंट प्रकार के जो पेय पदार्थ हैं जो शराब वाले, बियर है, ब्रांडी है, रम है, विस्की है, रेड वाइन है ना, शैंपेन है ना? सबके बारे में पढ़ेंगे, कौन कहां से मिलता है, किसमें कितना अल्कोहल का परसेंटेज है ना? रेड बुल तो मतलब एनर्जी के लिए होता है, वो अल्कोहलिक बेवरेज है, उसमें अल्कोहल थोड़े होता है। पावर अल्कोहल इसलिए क्योंकि ये कम, मतलब क्या कहते हैं, पोल्यूशन को वो करता है ना? ये एक प्रकार का ईंधन ही है ना? ये कम, मतलब एक तरह से मतलब ये कह सकते हैं कि पोल्यूशन कम करता है, साथ ही साथ ये आपको ज्यादा, मतलब क्या कहते हैं, माइलेज ज्यादा देता है ना? ज्यादा अच्छा, जो पावर पेट्रोल जो होता है एक तरह से, हाँ वही बात, ठीक है? आगे चलें, चलो नेक्स्ट है अब डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज। विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के अल्कोहलिक, अल्कोहलिक पेय पदार्थ। तो सबसे पहला है रेड वाइन। रेड वाइन, इसमें अल्कोहल का परसेंटेज होता है लगभग, याद रखिएगा, 30 से 35% के बीच होता है। और ये कहां से प्राप्त होता है? फ्रूट्स, फ्रूट्स यानी फलों से। जितना महंगा फल उतना महंगा आएगा रेड वाइन, है ना? ठीक है। दूसरा आपका विस्की, जो सबसे ज्यादा पीता है आदमी सब, है ना? इसमें लगभग 40% आपका क्या होता है? अल्कोहल होता है। और ये किससे प्राप्त होता है? बार्ले, बार्ले यानी जौ से। अच्छा तो सब होता है ना? अगर दवा की तरह पिए तो, है ना? ठीक है, लेकिन लग रहा है उसके साथ अन्याय हुआ है। रम समझिए, इसमें 45% होता है। और ये किससे मिलता है? गन्ना के, गन्ना के रस से या गन्ना से प्राप्त होता है, लिख लो, शुगर कैन से। और शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर? इंडियन शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ। इसके बाद आया आप लोगों का सबसे प्यारा, है ना, है ना, बियर। इसमें कितना होता है? 3 से 8%, है ना? और
बियर जो होता है ये कहां से प्राप्त होता है? ये भी होता है बार्ले से। ठीक है। पांचवा याद रखिएगा, ब्रांडी। एक ब्रांडी होता है, ब्रांडी जिसे बोलते हैं ब्रांडी, 45% होता है। ये कहां से प्राप्त होता है? अंगूर, अंगूर से। और अंगूर का उत्पादन क्या कहलाता है? विटिकल्चर। इसके बाद एक होता है शैंपेन, जो पीते कम उड़ाते ज्यादा है ना जी। इसमें 10 से 15% क्या होता है आपका? अल्कोहल होता है। और ये भी कहां से प्राप्त होता है? अंगूर से। हाँ, होता होगा, है ना? है ना? अब जो पीता होगा क्लास से निकलने पर कहेगा भाई होम डिलीवरी करना तुमको, है ना? आज मैंने सर मूड बना दिया है। देखो ये मैंने पैकेट। चलो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। सबसे मतलब देखिए, अगर सिंपल है, दवा की तरह पीजिए तो सब ठीक है ना? अब जैसे देखो, जो कोल्ड रीजन में रहता है ना, जैसे लद्दाख में जो आर्मी में लोग हैं, अगर वो वहां पर रम नहीं पिएंगे तो जिंदा ही नहीं रहेंगे। उनको जरूरी है पीना, है ना? और यहाँ पे बियर वगैरह को लेकर ना झूठ मूठ ना वो बना, मतलब वो कहता है ना एक तरह से हवा बना हुआ है। बाहर जो मतलब आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाइएगा, वहाँ पर ऑफिस में बियर के कैन रखे होते हैं, लोग काम करते हैं पीते हैं, है ना? तो ये हाँ, तो दिल्ली में भी कई जगह पे है। तो ऐसा देखिए, ये मतलब अब है ना कि यहाँ पे आदमी क्या है कि लिया एक अद्धा पूरा पी गया एकदम, है ना? उसके बाद इधर गिर रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? और उसके बाद नहीं, सबसे बड़ा तो इंडिया में जो होता है ना, पीने के बाद गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। नहीं, हाँ, तुमसे। उसके बाद दूसरा कौन डायलॉग आता है? तू मेरा भाई है ना? ये चलो हाँ, क्या पानी? अच्छा, वो तो उसको कम वो करने के लिए, है ना? चलो ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पॉलीमर। क्या हुआ? सोडा वाटर में ये नहीं होता है, सोडा वाटर में तो कार्बोनिक एसिड होता है, उसमें कोई ऐसा अल्कोहल वगैरह नहीं होता। चलिए, हमारा अगला टॉपिक है पॉलीमर। तो भाई अभी सर जब तक नहीं आएंगे तब तक क्लास चलेगा आपका, है ना? चलो कोई नहीं, हल्ला मत करो। देखो, पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, मैनी यानी बहुत, और मर का मतलब होता है यूनिट, यूनिट यानी इकाई। याद रखिएगा, पॉलीमर का मतलब क्या हो गया? जो बहुत छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बना हो, जो बहुत छोटे यूनिट से मिलकर बनता है। और याद रखिएगा, कोई भी पॉलीमर जिससे बनकर बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोमर। क्या बोलते हैं? मोनोमर। और कई सारे मोनोमर, या फिर जैसे हम लोग कहते हैं एकलक, कई सारे एकलक जब मिलते हैं ना, तब जाकर के क्या मिलता है? तब बनता है आपका क्या? पॉलीमर, यानी बहुलक बनता है। और जो बहुलक होता है, इस मोनोमर से पॉलीमर बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं? पॉलीमराइज, या फिर इसी को बोलते हैं बहुलकीकरण। अब देखो, ये पॉलीमर जो होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। एक तो नेचुरल होगा, जो कि नेचुरली हमें मिलेगा, और दूसरा क्या होगा? आर्टिफिशियल, यानी कृत्रिम, जैसे हम बनाएंगे। मोनोमर में देखेंगे कि इसमें जो पॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर कौन कौन सा है, आर्टिफिशियल पॉलीमर कौन कौन सा है। आर्टिफिशियल में जैसे प्लास्टिक है ना? प्लास्टिक में फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का प्लास्टिक है, फिर फाइबर है, फाइबर यानी रेशा, जिसमें कि आपका नाइलॉन है ना? और भी कई सारे, नाइलॉन 66 है, डेक्रोन है, टैबलर है, पॉलीकार्बोनेट है, पॉलीअमाइड है ना? लैक्सन है। फिर इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे रबड़। रबड़ में फिर नेचुरल है, आर्टिफिशियल है। ये सब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? नेचुरल पॉलीमर की। यहां तक लिख लिया सभी ने? कोई नहीं, कोई नहीं। ले लो सांस लो। ले लीजिए, सांस लीजिए। चला आगे? नहीं, रहने तो नहीं देंगे, नेचुरल वाला खत्म कर देते हैं, है ना? अभी कोई बात नहीं है, चलो शांत रहो, शांत रहो। चलो हल्ला मत करो। नेचुरल पॉलीमर यानी प्राकृतिक बहुलक, है ना? तुम लोगों को लगता है ऊर्जा देना पड़ेगा, है? चलो इसको लिख लो, इसको लिख लो। चलो इसको लिख लो पहले। नेचुरल पॉलीमर की बात करें तो याद रखिएगा, सबसे पहला जैसे प्रोटीन। अब इसका मोनोमर आपसे पूछेगा कि प्रोटीन का एकलक क्या है। ये आपका नेचुरल पॉलीमर है, इसका एकलक याद रखिएगा। इधर मैं मोनोमर लिख दे रहा हूं, आप लोग भी ऐसे ही लिखना। इसका जो एकलक है वो है अमीनो एसिड। क्या है? और प्रोटीन को खोजा किसने? जे बर्जेलियस ने। डीएनए में कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन। हड्डी में ऑसिन, मांसपेशियों में मायोसिन और एक्टिन, बाल नाखून, केराटिन, अंडा में एल्ब्यूमिन। वेरी गुड। नेक्स्ट इसके बाद प्रोटीन के बाद याद रखिएगा स्टार्च। स्टार्च यानी मंड। और पेड़ पौधे अपने फूड को किसके रूप में स्टोर करते हैं? स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए टेस्ट कौन सा? आयोडीन टेस्ट, है ना? सेलुलोज, प्लांट सेल का सेल वॉल इसी से बनता है। और पेट जो हम लोग अपने बॉडी में ग्लूकोज को स्टोर करते हैं किस फॉर्म में? कहां पर? लिवर और मसल्स में। स्टार्च जो होता है ये किससे मिलकर के बनता है? ग्लूकोज से। ये सब ग्लूकोज का वो क्या है? पॉलीमर है। यानी स्टार्च का भी मोनोमर ग्लूकोज है, सेलुलोज का भी मोनोमर क्या है? ग्लूकोज है ना? हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन होता है क्या? किसमें होता है? कैसे जानवर में? जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं। और इसी से बनता है कॉटन, कपास, जिसे क्या बोलते हैं? सिल्वर फाइबर या रजत रेशा। इसी से बनता है कागज, इसी से बनता है रेयॉन। और रेयॉन को क्या बोलते हैं? कृत्रिम रेशा, कृत्रिम रेशा। और कृत्रिम ऊन किसे कहते हैं? इसमें पढ़ेंगे हम लोग अभी आगे। कृत्रिम ऊन कहते हैं किसको? एक्रिलिक को। किसको? एक्रिलिक को। ठीक है, चलो चलो एक सुनो, फिर आगे करते हैं। ये छोड़ देते हैं, इसके बाद ना कल कर लेंगे, कोई नहीं। सुन लो, हाँ, एक पूरा टोला से आया है। चलो ऐसे, यस, सामान्य है।
हाँ चल रहा है। नजर में आपके नजारे रहेंगे, पलकों पर चांद सितारे रहेंगे, बदल जाए तो बदले ये जमाना, हम तो हमेशा आपके दीवाने रहेंगे।